आपको सीधा लिए चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर सीएम मनोहर लाल जानकारी दे रहे हैं कि उपहार पोर्टल का किस तरह से आम जनता को लाभ होगा। इस टर्म के भी 2 वर्ष हैं और आप सब लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी तो निश्चित रूप से तीसरी टर्म में भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं लगातार अब ये कहता आ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब देश में भारतीय जनता पार्टी की जहां एक बार सरकार बनती है तो बार बार बनती है, तो जो बार बार बनेगी तो तीसरी बार भी हरियाणा में हम लोग आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपकी शुभकामनाएं चाहिए, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। एक दुखद घटना की भी चर्चा करना चाहूंगा, जिसका बहुत कष्ट हुआ है, जो कल ही गुजरात में नदी मंधा नदी क्या नाम है, मोरवी नहीं, मोरवी क्षेत्र में नदी का नाम है मंधा नदी, ऐसा कुछ है, मच्छ नदी। वहां एक रोपवे बना हुआ था, तो अचानक वो रोपवे टूटा है। दिन का समय था, लोग उसमें काफी आवागमन भी था। उसके अंदर काफी बड़ी संख्या में लोग, उनकी मृत्यु हुई है उस एक्सीडेंट में। अभी तक 141 का आंकड़ा बताया गया है। तो मैं उन मृतकों के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, हरियाणा के लोगों की संवेदना व्यक्त करता हूं। ये भी एक कष्टदायक समाचार हुआ है। प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसे मृतकों की आत्मा को शांति मिले। तो इस प्रकार से दुखद घटना की चर्चा भी आपके सामने मुझे साझा करनी थी। हमारी सरकार लगातार डबल इंजन की सरकार चल रही है और उस डबल इंजन की सरकार में हमारी प्रोग्रेस, प्रगति लगातार चल रही है। अब ये जो सारे कार्यक्रम होते हैं तो समय समय पर हम विभागों के साथ बैठते हैं और हर विभाग की उनका जो रिव्यू करना होता है तो रिव्यू बैठकें भी हमारी होती हैं। लेकिन जैसा आज जिस पोर्टल की चर्चा की जा रही है, सीएम डैशबोर्ड की, उस सीएम डैशबोर्ड की जो आवश्यकता पड़ी वो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि इतने समय होता नहीं है बैठकों में लगातार हम उनका रिव्यू करें और एक बार रिव्यू होता तो फिर कई बार महीनों बाद फिर जाकर के रिव्यू होता है। तो हर एक विभाग को ये कहा कि वो अपना डैशबोर्ड के साथ लिंक कर दें उनकी जो डे टू डे की सब एक्टिविटीज, क्योंकि ये जितने भी डैशबोर्ड्स बने हुए अलग अलग, उन सब डैशबोर्ड का क्या बोलते हैं, एपीआईज को एक ही डैशबोर्ड के साथ जोड़ करके जिस विभाग को जब देखना हो तो उसको उसी समय देखा जा सकता है। इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। तो इस नाते से एक अलग से हमने सीएम आवास पर एक स्थान भी बनाया है। कभी एक आध बार उस स्थान पर आपको भी सारा वो जैसा आज देखा है तो विस्तृत रूप से कुछ जानकारियां देनी होंगी तो उसकी दी जाएंगी। वहां पर जब चाहे किसी भी विभाग की जानकारी ली जा सकती है और इस जानकारी लेने में विभाग के अधिकारियों की जरूरत नहीं होती। जब भी चाहेंगे क्लिक करेंगे, उसका रियल डाटा वो देखा जा सकता है। तो उसकी मॉनिटरिंग करना इन एब्सेंसिया, यानी विभाग की अनुपस्थिति में भी मॉनिटर करना वो की जा सकती है और उसमें जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो विभाग को तुरंत उसका मैसेज भी दिया जा सकता है और इसकी ट्रैकिंग जो है वो लगातार की जा सकती है। प्रगति कैसे कैसे उसका ग्राफ है प्रोग्रेस का, इसको भी मॉनिटर किया जा सकता है। क्या रेगुलर प्रोग्रेस है कि नहीं है, टाइमलाइंस ये मीट आउट हो रही कि नहीं हो रही है। कई बार विभाग के लोग बता देते हैं कि ये काम हम अमुक तारीख तक करेंगे। अब अमुक तारीख आ गई, हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जानकारी हमें भी महीनों बाद ही लेनी पड़ती है कि हाँ उस दिन तक हो गया था कि नहीं हो गया था। और कई बार तो उस दिन भी नहीं होता, फिर नई तारीख तय हो जाती है। तो अब ये थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये भी जानकारी मिलेगी कि किस विभाग ने कौन सी टारगेट तय किया था डेट का और कितने टारगेटेड डेट के ऊपर कंप्लीट हुए, कितने डिफॉल्ट हुए तो डिले कितने दिन का हुआ। ये जानकारियां एक प्रकार से गुड गवर्नेंस के नाते इस सीएम डैशबोर्ड पोर्टल का बहुत बड़ा हमको लाभ होने वाला है। निरंतर जो है उसकी कार्य की प्रगति ये हमको उसमें मिलती रहेगी। इसी प्रकार जो दूसरे पोर्टल के बारे में भी बताया गया है, उसका हेतु एक नहीं कई हेतु हैं। पहली बात तो ये कि इस प्रकार की जो भेंट मिलती है, जितने भी जहां हम जाते हैं, हर व्यक्ति अपनी
खुशी से, प्रसन्नता से, या हो सकता है वहां अपने नाम के नाते से भी मैंने मुख्यमंत्री को ये दिया, यानी उसका कोई आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है कि मेरी कोई आवश्यकता है इसलिए मुझे मिल रहा है। या कुछ चीजें डेकोरेशन के लिए भी मिलती हैं, कुछ लोग उसमें अपने फोटो खिंचाने के लिए भी शायद हमारे पास आकर के देके जाते होंगे, पर्पज कोई भी हो, लेकिन ऐसी चीजों का भी समाज हित में कोई उपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसका कोई कॉस्ट के नाते कोई अंतर नहीं पड़ता। कॉस्ट ठीक है, वो कोई 10 रुपए की चीज होगी, कोई 100 रुपए की होगी, कोई 1000 रुपए की होगी, कोई 10,000 की होगी। कोशिश मेरी रहती है कि मैं ज्यादा कॉस्टली इस प्रकार की भेंट नहीं लेता, लेकिन कभी कभी तो हमें नहीं पता लगता कि ये कितने की है। एक पेन मुझे कोई दे करके गए तो मुझे तो पता नहीं था ये पेन किस कंपनी का क्या है, इतना कभी ध्यान नहीं रखा। उसका आकर के हमने वेबसाइट पर अपने साथी को कहा भाई देखो तो सही, तो वो 1 लाख रुपए का पेन, यानी 1 लाख रुपए का पेन, आंखें खुली रह जाती हैं कि भाई पेन भी 1 लाख का होता है क्या। तब मुझे बताया गया कि पेन तो 10 लाख रुपए के भी हैं, घड़ियां 20 लाख रुपए की हैं, लेकिन मेरा उससे परहेज रहता है एकदम। मान लो कोई अचानक आ भी जाए, गलती से भी आ जाए, तो फिर अपने पास रखने की बजाय उसको किसी को भी भेंट करके और बदले में कोई डोनेशन उससे प्राप्त करके क्या समाज के काम में नहीं लगाया जा सकता। अब उसका हमारा मन भी उसमें ठीक हो गया कि हमें कोई महंगी भेंट अपने लिए उपयोग नहीं की, और उसका भी सामने वाले को भी मन को कष्ट नहीं हुआ, उसने दे करके संतोष कर लिया। बाद में जब उसको ही पता लगेगा कि हाँ इसी भेंट के बदले में और किसी कोष में 2, 4, 5 लाख रुपए आ गया है, तो संतोष भी हो सकता है, अगले को भी अच्छा लगेगा। ऐसा एक ये सारा शुरू किया है। वैसे कोई पहली बार हम शुरू करा ऐसा नहीं है। सामान्यतः प्रधानमंत्री जी के बारे में भी आपने देखा कि इस प्रकार की सारी जितनी भी उनकी भेंट होती है वो साल में 1 बार 2 बार उसका ऑक्शन लगाते हैं। तो हमने इसको शुरू किया है। और डिस्प्ले के नाते जो सीएम हाउस में एक लाइब्रेरी बनाई है, उस लाइब्रेरी में जब भी कभी आप सीएम हाउस जाएं तो उस लाइब्रेरी में जरूर होकर के आएं। बल्कि आज ही मेरे मन में विचार आया है कि उस लाइब्रेरी के जो मेंबरशिप है वो अभी तक हमने सब विधायकों को और क्लास 1 के जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं अभी उनको दी है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि पत्रकारों को भी मेंबरशिप दे दें। कभी भी आप वहां जाए, पुस्तक को वहां बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ला भी सकते हैं उसको, और समय पर उसको वापस भी जमा कराने का जरूर कष्ट करेंगे। कारण क्या है कि एक पुस्तक एक जगह जाके रुके नहीं, ज्ञान का ये जो भंडार है ये चलता रहना चाहिए। तो इसलिए उन पुस्तकों का लाभ हम ले सकते हैं। बहुत लोग भेंट में पुस्तकें भी देते हैं। मेरा ख्याल मेरे पास कुछ नहीं हो तो 3,500-4 हजार पुस्तकें ऐसी मुझे इन दिनों में इकट्ठी हुई हैं। तो और भी लोग अब पुस्तकें जब से वो बनी है लाइब्रेरी, जिनके पास भेंट आती है वो भी देके जा रहे हैं। हमारी पुस्तक भी आप यहीं रखिए, उसका इंडेक्स बना है, उसके नाते से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ज्ञानवर्धन के नाते बहुत आवश्यक रहेगा। बहुत प्रकार के कोष हैं जिसके अंदर हम इस राशि को जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने कोविड का जो फंड बनाया हुआ था, हालांकि उसमें डोनेशन लेना बंद कर दिया है। इसी प्रकार कभी भी कोई कोष नया बनता तो उसके अंदर डाल सकते हैं। अभी और कोई कोष नहीं है तो मुख्यमंत्री का जो राहत कोष है, उस राहत कोष में सामान्यतः किसी को किसी बीमारी की आवश्यकता पड़ती है, किसी आकस्मिक कोई जरूरत पड़ती है तो उसमें से देते हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास ही वो पोर्टल है, वही एक कमेटी है। वो कमेटी ऐसी आवश्यकताओं को पूरी करके 3-5 लोगों की कमेटी है, तो वहां उसका निर्णय करते हैं। उन्हीं के पास उसका अधिकार है उसमें से राशि तय करके और देने का। इस प्रकार से ऐसे बीच में एक बार हमने कन्या कोष बनाया था, उसमें भी कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। वो जो मेरे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उसका भी हमने उपयोग किया था। पर्यावरण कोष इस नाते से भी एक बना हुआ है। तो ऐसे बहुत से जन कल्याण के ऐसे विषय हैं जिसके अंदर इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। मित्रों, एक विषय इस समय जो बताने का वो है पराली का। तो कि अभी पिछले दिनों में पिछले 2-3 वर्ष से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। एनजीटी ने भी बहुत बड़े संज्ञान लिए हैं और इसमें हमारे यहाँ चूंकि धान पर्याप्त मात्रा में होता है तो उस धान के जो पराली के जलाने का एक बना हुआ सिस्टम जो किसान जलाते रहे हैं। हमने बहुत जागरूकता पैदा की, हमने थोड़ा कठोरता भी बरती, दंडित भी किया, एफआईआर भी कराई, जुर्माने लगाए हैं।
फिर भी अभी एकदम मैं कहूं कि उसको शून्य हम ले पाए हैं या शून्य कर पाए हैं जलाने को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में 1925 हमारी है, उनके यहाँ 13,873 है। तो इतना अंतर है। हालांकि पंजाब को भी इस प्रकार का एनजीटी ने डायरेक्शन दिए बार बार, और हम भी अपील करेंगे कि पोल्यूशन जो किसी स्टेट एक में नहीं रहता। पराली तो एक ही प्रदेश में जलेगी, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो होंगे वो पूरे इलाके में होते हैं। उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है। तो उस प्रदूषण का असर तो आखिर हरियाणा में पड़ेगा, चंडी में पड़ेगा, चंडीगढ़ में भी पड़ेगा, बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक भी असर होता है, गुड़गांव में भी असर होता है। तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमने बहुत से प्रबंध किए हैं। किसानों को जो मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं कि वो उसकी बेल बना करके बिक्री के लिए, और बहुत उपयोग अब होने लग गया, कमर्शियल इसका यूज होने लग गया है। खास करके बिजली पैदा करने में इसका उपयोग होने लग गया है। ब्रिकेट्स बनाते हैं, वो ब्रिकेट्स उद्योग में भी काम आएंगी। वो ब्रिकेट्स हमारे जो थर्मल पावर हाउस है उसके अंदर भी ब्रिकेट्स का, कोयले की जगह उसका उपयोग करेंगे। तो ऐसी चीजें हम शुरू कर रहे हैं। और किसान को प्रोत्साहन 1,000 रुपया प्रति एकड़ उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी आप जलाएंगे नहीं, जो जलाएगा उसको नहीं मिलेगा। नहीं जलाएंगे तो उसको 1,000 रुपये प्रति एकड़, 2 टन 1 एकड़ में हो जाता है, यानी 500 रुपया टन उसको लाभ ये मिलता है। जो खरीदार हैं, खरीदते हैं, उनको भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अप्लाई करने लगी हैं उस राशि को 500 रुपया टन के हिसाब से हम उनको भी देते हैं। अर्थात 1,000 रुपया टन तो पहले ही देते हैं, और बाकी और पैसा जो किसान को जो उपभोग कर रहा है उससे भी मिलता है। तो ऐसा किसान को लगभग अब ये 1,800-2,000 रुपए की कीमत उसको 1 एकड़ की ये मिलने लग गई है। हो सकता है आगे उपयोग बढ़े, क्योंकि कंपटीशन आ गया है। बहुत लोग अब इसका उपयोग करने के लिए नए नए उद्योग लगा रहे हैं। हमारे यहाँ आईओसीएल ने पावर प्लांट, एक पावर नहीं, एथनॉल प्लांट, क्या आईओसीएल में सर एथनॉल, सर एथनॉल प्लांट, 2G एथनॉल। तो एथनॉल प्लांट आईओसीएल ने लगाया है। उसके लगने के बाद 4 जिले, पानीपत और पानीपत के आसपास के और 3 जिले, 4 जिलों की पराली पूरा एक अकेला प्लांट ही उसमें ले जाएगा। ये लगभग 60 लाख मीट्रिक टन अभी पराली होती है जिसका उद्योग में उपयोग किया जा सकता है। अभी तो एकदम आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, लेकिन मान सकते हैं कि एक 15-20 लाख मीट्रिक टन अभी उसमें उपयोग होता होगा। कुछ चारे में उपयोग होता है, कुछ राजस्थान वाले भी लोग लेकर के जाते हैं। तो ऐसा, और कुछ ऐसा है कि उसको कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भी हम दबा देते हैं, दबाने के बाद उसका खाद का उपयोग होता है। तो जितना जलाया जाता है वो भी कैसे जीरो हो जाए, इसके ऊपर हमारा प्रयत्न है, इस पर हम लगे। नारायणगढ़ शुगर मिल बिजली उत्पादन के लिए वहां भी लिया जाता है। शाहबाद की सरकारी चीनी मिल जो है उसमें भी ऐसे लेते हैं। तो 24 ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने ऊर्जा खपत के लिए पराली का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। एक हमने कमेटी बनाई है, पिछले दिनों मैंने कहा था कि हम कोई उसका एक एमएसपी घोषित कर दें पराली का, तो उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे ताकि उसके जो एमएसपी होगा, जिनको पराली चाहिए कम से कम उस रेट पर वो खरीदे, और उसमें सरकार भी उपयोग के लिए कोई ना कोई और उद्यम बनाएगी अपनी, क्योंकि बिजली, एथनॉल, ये सब चीजें बन सकती हैं ताकि इस पराली को हम खरीद सकें। थर्मल प्लांट के लिए जो ब्रिकेट्स बनने हैं, इसके लिए भी एक टेंडर ये जल्दी होने वाला है। टेंडर तो हो गया था, लेकिन किसी कारण से उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको हमने वापस लेके दोबारा टेंडर कर रहे हैं ताकि लोग जो है पराली को खरीद करके ब्रिकेट्स बनाए और हम उसको थर्मल पावर में उनसे खरीद करके और उसका उपयोग कर सकें। ये एमएसपी का थर्मल प्लांट की होगी, इसके एमएसपी का है। एमएसपी यानी जो दूसरे इंडस्ट्री के लोग भी अगर खरीदेंगे तो कम से कम बेस हो जाएगा, उस रेट पर वो खरीदे किसान से। हाँ जी, हमारे एक तो यूनिवर्सिटी के लोग लगाए हैं, साइंटिस्ट 3 लोग लगाए हैं। कौन कौन के लगाए हैं? हाँ, बता दें। इसमें डीजी एग्रीकल्चर है, इसके चेयरमैन
डीजी हरेड़ा के हैं मेंबर और 3 एक्सपर्ट्स हैं। पहले हैं डॉक्टर मुकेश जैन जो डायरेक्टर हैं नॉर्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट भारत सरकार के। दूसरे हैं डॉक्टर बलदेव डोगरा जो डीन है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग HAU हिसार के। और तीसरे हैं श्री जगविंदर नैन जो जॉइंट डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के महकमे के। सो ये 3 और एक्सपर्ट्स इसमें लगाए हैं, बाकी डीजी एग्रीकल्चर और डीजी हरेड़ा है। तो सर इसकी कोई डेडलाइन है कि ये एमएसपी की रिपोर्ट ये कब तक सबमिट करेंगे? इस सीजन से इम्प्लीमेंट होगा या नेक्स्ट? नहीं, ये सीजन तो निकल गया, इसमें तो नहीं इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि अब तो जीरी प्राय निकल गई है, जो खरीदने वाले खरीद ली है, कुछ इकट्ठा भी किया है लोगों ने, उसको भी जो वर्तमान उद्योग है उसी का उपयोग हो रहा है, ये आगे के लिए हम कर रहे हैं। एमएसपी रखेंगे सर या कुछ और फार्मूला? तो वो जैसा सुझाव देगी कमेटी। मैंने अपने आप में जरूर कहा है कि उसका एक एमएसपी बढ़ना चाहिए, लेकिन कमेटी की क्या रिपोर्ट आएगी कमेटी तो पराली का किस प्रकार से प्रयोग उपयोग किया है, टोटल के बारे वो में टोटल के बारे में बताएगी। हो सकता है एमएसपी के बारे में अगर रिकमेंडेशन आएगी, लेकिन हम चाहते हैं किसान को एक सुनिश्चित आय हो जाए उससे, कि पराली का उपयोग करना एक विषय है, किसान की आय ये उसका दूसरा विषय है। इसी प्रकार एक मैं धन्यवाद हमारे सफाई कर्मचारियों का करना चाहूंगा कि एक कुछ दिनों से उनकी स्ट्राइक चल रही थी, हालांकि समय उचित नहीं था, दीपावली का समय, हमारी उनसे बातचीत हुई, ये समय आपने अच्छा नहीं छांटा, फिर भी अब जिसकी आवश्यकता होती है अपने हिसाब से करता है। कुछ मांगे उनकी थी, हमारे मंत्री महोदय हमारे डिपार्टमेंट सबने मिल करके और उसे को ठीक कर दिया है।